सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे मोलिकुलैरिटी कि मोलिकुलैरिटी क्या होती है, मोलिकुलैरिटी रिएक्शन की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और जो हमने दो टाइप की रिएक्शन को स्टडी किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे जो हमारी मोलिकुलैरिटी जो हम पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर, उसमें और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, देखो सबसे पहली बात तो मोलिकुलैरिटी क्या होता है। मोलिकुलैरिटी आप ये लगा सकते हो कि मैंने आपको बताया था ना, केमिकल काइनेटिक्स में जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं वो कोलिजन थ्योरी के बेस पे पढ़ते हैं। आगे मैं कोलिजन थ्योरी आपको कराऊंगा अभी। कोलिजन थ्योरी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अगर कोलिजन हमारे इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, अगर कोलिजन हमारे इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, वो रिएक्टेंट में ही रहेंगे, बस उनमें एनर्जी चेंज हो जाएगा। बट अगर जो इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो वो क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। ओके, अब देखो जो मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी वैसे तो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये। बस हमने थ्योरेटिकल हम इसमें बात करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा या फिर एक्सपेरिमेंटली जो बिल्कुल श्योर नहीं है। ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने बनाया हुआ है। ये हमने क्या बनाया हुआ है, कोलिजन थ्योरी में ही आता है ये मोलिकुलैरिटी। देखो होता क्या है कि मोलिकुलैरिटी, लेट्स से कि हमें पता है कि रिएक्टेंट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं और वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। रिएक्टेंट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स, और वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो एक बार में कितने नंबर में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। कि एक बार में कितने नंबर में मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद वन अनदर, कि आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मतलब सबका आपस में कोलिजन होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, आपस में कोलिजन होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। देखो लेट्स से कि दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल तो फिर आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तीन है, तीन भी आपस में कोलाइड करेंगे। देखो सबका क्या हो रहा है, आपस में कोलिजन हो रहा है। तो भैया कि जैसे चार मॉलिक्यूल्स हैं, देखो चार के अंदर जो मोलिकुलैरिटी होती है वो हम जो ज्यादातर तीन ही ऑब्जर्व करते हैं। तीन से ज्यादा मोलिकुलैरिटी को ऑब्जर्व ही नहीं किया गया। कोलिजन थ्योरी बोलती है कि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एक बार में कोलाइड नहीं कर सकते। जैसे ये है, चार में बनाऊं, ये हो गया, चार मॉलिक्यूल ये हो गया। ओके, अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, लेट्स से कि मैंने ये उठा लिया, इसका कोलिजन इसके साथ भी हुआ है, इसका कोलिजन इसके साथ भी हुआ, बट इसका कोलिजन इसके साथ तो नहीं हुआ। फिर ये मोलिकुलैरिटी को डिटरमाइन नहीं करेगा, मतलब ये मोलिकुलैरिटी इसकी फोर नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में पार्ट लेगा, नहीं लेगा पार्ट ये। तो वन अनदर, ये आपने ध्यान रखना है कि जो मोलिकुलैरिटी के अंदर क्या है, दो जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए, म्यूचुअल कोलिजन होना चाहिए उसका। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये मोलिकुलैरिटी के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक जो जैसे एटम है ये, उसने सबके साथ कोलिजन नहीं किया, उसने सिर्फ दो के साथ कोलिजन किया, तो इसलिए हम इसको मोलिकुलैरिटी के अंदर नहीं लेंगे। तो वही कोलिजन थ्योरी यही बोलती है कि जो मोलिकुलैरिटी है वो ग्रेटर देन 3 हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। मतलब जो मोलिकुलैरिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। मोलिकुलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 3 होती है। ओके, समझ आ गया मोलिकुलैरिटी क्या है, कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद वन अनदर, ये आपने ध्यान रखना है, वन अनदर या फिर म्यूचुअली, दैट कोलाइड म्यूचुअली टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट भी नहीं फॉर्म हुआ तब भी ये मोलिकुलैरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तब भी मोलिकुलैरिटी ये नहीं होगी। लेट्स से कि कोलिजन तो हो रहा है बट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किए, तब भी वो मोलिकुलैरिटी नहीं है। कोलिजन में म्यूचुअली हो और क्या फॉर्म करे, प्रोडक्ट फॉर्म करे, वही क्या है हमारी, वही मोलिकुलैरिटी है। अब कई बच्चे सीबीएसई के अंदर अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो वहाँ सिर्फ मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मोलिकुलर डेफिनेशन करते हैं और ज़्यादा डिफरेंस कर लेते हैं मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच। बट मोलिकुलैरिटी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। हमें पता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर हमारे पास सारे कंसेप्ट्स हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस कंसेप्ट्स आपके पास सारे होने चाहिए। अगर सारे कंसेप्ट्स हैं तो क्या पता कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर लग जाए और कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर काम आ जाए और कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, हमें नहीं पता। ये कई बार क्या होता है कि एक पैटर्न चल रहा है, नॉर्मल पैटर्न चल रहा है,
तो क्या करते हैं कि जो आज तक क्वेश्चंस आए नहीं, जो टॉपिक के पहले बहुत पहले क्वेश्चंस आए थे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं। तो किसी का कुछ नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। जो हमें लगता है कि ये इस चैप्टर के जो ये मार्क्स है ज़्यादा स्कोर कर रहा है, मे भी उस चैप्टर में से कम आए, और जो हमें लगता है कि जो चैप्टर क्या है, जो मिनिमम चैप्टर है, जो सबसे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उसमें क्या पता ज़्यादा मार्क्स आ जाए। ऐसा हो जाता है। तो हमें सारा कुछ अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी मैंने आपको बता दिया है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स that collide with one another and form product that collide with one another and form product known as molecularity of reaction, known as molecularity। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोलेंगे कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस या फिर क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो जितने भी कोलाइड करेंगे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वही क्या होगी, वही हमारी मोलिकुलैरिटी होगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि हमने स्टेप्स के बेस पे दो तरह की रिएक्शन की हुई है। एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन और एक क्या होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एक क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हम बता देंगे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम है वही क्या होगी, वही मोलिकुलैरिटी होगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे नाम कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर चीजें भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे जो मोलिकुलैरिटी को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल काम है। मोलिकुलैरिटी को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या है, एक्सपेरिमेंटली चीज है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। बट ये तो क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये तो क्या है, थ्योरेटिकल। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मोलिकुलैरिटी। मैं आपको बताऊंगा कि कब हम डिटरमाइन कर सकते हैं और कब हम बता भी नहीं सकते इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि इसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन, कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो मोलिकुलैरिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसमें ऑर्डर से कैसे वो रिलेट करेंगे हम उसको। ओके, सो मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, जो सिंगल स्टेप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब सिंगल स्टेप की रिएक्शन है कोई, सिंगल स्टेप की रिएक्शन में जितने नंबर में जितना उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिएक्टेंट्स का, सबका सम कर दो, वही क्या होगा, वही मोलिकुलैरिटी होगा। रिएक्टेंट्स के अंदर जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका क्या कर दो, सम कर दो, वही क्या होगा, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होगा, in elementary reaction molecularity is equal to sum of stoichiometric coefficient molecularity is equal to sum of stoichiometric coefficient of reactants in balanced chemical equation, in balanced chemical equation। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हम कैसे देखना है, जितने भी रिएक्टेंट के अंदर जो भी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट्स का, उनका सम कर दो, वही क्या होगा, वही हमारा मोलिकुलैरिटी होगा, वही क्या होगा, वही हमारा
मोलिकुलैरिटी होगा। जैसे रिएक्शंस हैं हमारे पास PCl5 को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज करा रहे हैं, तो हमें पता है क्या 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 किसमें ब्रेकडाउन होता है, PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बैलेंस इक्वेशन है हमारी, बैलेंस्ड है। और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये क्या होगी, ये हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि जो इसकी मोलिकुलैरिटी है वो क्या होगी, 1 होगी। यूनि मतलब 1। अगर किसी की मोलिकुलैरिटी 2 है तो वो क्या होगी, बाई मोलिकुलर। अगर किसी की मोलिकुलैरिटी 3 है तो वो क्या होगी, ट्राई मोलिकुलर होगी। ओके, तो जैसे नेक्स्ट है हमारे पास तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। बैलेंस है इसका जो सम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 2। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी बाई मोलिकुलर। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी बाई मोलिकुलर होगी है। नेक्स्ट थर्ड बात करेंगे, जैसे हमारे पास है अगर हम डिकम्पोजिशन कराएं HI का, अगर हम डिकम्पोजिशन कराएं HI का तो ये क्या होगा, HI का डिकम्पोजिशन हो गया। रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी बैलेंस है और इसकी जो मोलिकुलैरिटी है वो भी कितनी है, 2 है। तो रिएक्शन क्या होगी, ये भी हमारी बाई मोलिकुलर। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी बाई मोलिकुलर हो गया। ओके, नेक्स्ट जैसे अगर हम करें CO प्लस O2 गिव्स CO2। रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, 3 है। तो ये क्या होगी हमारी ट्राई मोलिकुलर। रिएक्शन कैसे होगी हमारी ट्राई मोलिकुलर, मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे जैसे SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, तो इसके अंदर भी बैलेंस की केमिकल इक्वेशन है, मोलिकुलैरिटी कितनी है, 3। तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारी ट्राई मोलिकुलर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये एग्जांपल है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन का। ये सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मैंने बताया कि रिएक्टेंट्स का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उनका क्या कर दो, उनका सम कर दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। ओके, अब देखो मोलिकुलैरिटी तो पता चल गया, जैसे इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, 2 1 3 है इसकी मोलिकुलैरिटी, इसकी कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 2 है। अब देखो हमने किया था लॉ ऑफ मास एक्शन और हमने किया था रेट लॉ। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमें ऑर्डर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बट जो हमारा रेट लॉ बिल्कुल ही हमें क्या दे रहा था, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वेदर इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला था कि जो भी रिएक्टेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन में क्या आएगा, पावर आएगी। पावर क्या होगी उसके, उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे। पावर में क्या होगा, उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे और उनका सम करना, उनका क्या करना, उनका सम करना, वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। देखो लेट्स से कि मैंने मान लिया कि जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है हमारी, एलिमेंट्री रिएक्शन तो सारी है। इस रिएक्शन के ऊपर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहा हूँ, इस रिएक्शन के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहा हूँ। हमें पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, रेट इज इक्वल टू के HI की कंसंट्रेशन और रेज़ टू पावर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर भी 2 आ जाएगा। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर इसका 2 आएगा। ऑर्डर तो 2 आएगा ना इसका, क्यों, क्योंकि इसका जिसकी पावर में 2 आया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास की जो हम पावर करते हैं, पावर क्या होता है, उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ओके, अब देखो इसका ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलैरिटी भी कितनी है, 2 है। तो होता क्या है कि जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम करेंगे, ऑर्डर आएगा। और मोलिकुलैरिटी भी वही है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम करेंगे। सम करने पे क्या आएगा, सम करने पे हमारे पास मोलिकुलैरिटी आएगी। तो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों के दोनों क्या है, सेम है। कहाँ पे है वो, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, लिखो ये
इन एलिमेंट्री रिएक्शन order and molecularity both are equal. दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों सेम बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट्स का, उनका सम कर दो, वही ऑर्डर होगा और वही क्या होगा, मोलिकुलैरिटी होगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो ये कुछ मैंने जो रिएक्शंस लिखी है एलिमेंट्री रिएक्शंस, हमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सी रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो 4-5 एग्जांपल मैंने लिखा दिए, इसको याद कर लो। ऐसे हमें सारे रिएक्शंस को याद नहीं करना कि बताओ ये एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स है, ऐसे हम नहीं बता सकते। ये सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है या फिर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे हमें इंटरमीडिएट मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट्स मिलती है। तो उसकी हेल्प से हम बताते हैं कि जो ये रिएक्शन हमारे कितने स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन हुई है। ओके, तो ये थी मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब हम करेंगे मोलिकुलैरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलिकुलैरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमने देख लिया कि मोलिकुलैरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर तो क्या था कि जो भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है किसका, रिएक्टेंट्स का, वही क्या होगा, वही हमारा मोलिकुलैरिटी होगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो, लेट्स से कि मेरे पास है एक रिएक्शन, करें हम डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अगर हम करेंगे, हमें पता है कि H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा, हमें पता है कि इसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन ये। और हमें क्या देता है, हमें H2O देगा और साथ में क्या देगा, O2। अगर हम रिएक्शन को करें बैलेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ओके, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी है। अब देखो, देखने से तो क्या लग रहा है, देखने से तो ये लग रहा है कि रिएक्शन क्या है। अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखी है, सिर्फ हमने थ्योरेटिकल लिखा है ये एक तरह से, तो रिएक्शन कैसी लग रही है, रिएक्शन हमें लग रही है कि रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कितनी है, रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 2 है। बट जैसे हमने इसको परफॉर्म किया, इसने एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, हमने इसका क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ड्रॉ किया, तो वहां पे देखा कि जो रिएक्शन आ रही थी, रिएक्शन कैसे आ रही थी, 2 स्टेप रिएक्शन आ रही थी। रिएक्शन कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन थी। तो हमने 2 स्टेप रिएक्शन को देखा कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है और कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तब फिर वहां से पता चला कि इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है। वहां से फिर हमने इसमें क्या देखा, इसका हमने मैकेनिज्म देखा। तो मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो सबसे पहले H2O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में प्लस O। हमें H2O2 के एक मॉलिक्यूल से हमें क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है, प्लस में क्या मिल रहा है, O मिल रहा है। O क्या है ये, O ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है। O क्या है ये, O ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है सेकंड स्टेप में, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, देखो H2O2 के 2 मॉलिक्यूल थे, 2 में से एक तो यहाँ पे यूज हो गया, बचा एक, और यहां से हमें क्या मिल गया, O मिल गया। और इससे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हमें O2 मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें O2 मिलेगा। और ये स्टेप कैसा होगा, ये स्टेप हमारा सेकंड स्टेप है। ये स्टेप कैसा, ये स्टेप हमारा सेकंड स्टेप है। तो देखा गया है कि जो ये स्टेप है, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, और ये स्टेप कैसा है हमारा, ये हमारा फास्ट है। ये हमारा स्लो स्टेप और ये क्या है, ये हमारा फास्ट स्टेप है। और हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, वही हमारा RDS होता है, दैट मीन्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वही क्या होता है, वही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ओके, अब ये स्टेप स्लो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे एक बार प्रोड्यूस हो गया, आगे तो रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, एकदम इसका रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन चाहता है कि वो O2 में जाए। नेसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम में प्रोड्यूस तो हो गया, अब वो चाहता है कि O2 में जाए। तो उससे क्या होगा, जो ये रिएक्शन है ये हमारी फास्ट होगी और ये क्या होगी, ये हमारी स्लो होगी। ये हमारी फास्ट होगी और ये क्या होगी, स्लो होगी। अब देखो, यहाँ पे देखने से लग रहा था कि मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी इसकी 2 है। यहाँ पे देखने से लग रहा था कि मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी इसकी 2 है। बट एक्चुअल में जो मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी हम पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात ही नहीं करते।
जो मोलिकुलैरिटी है पूरी कंप्लीट रिएक्शन की बात ही नहीं करते, मोलिकुलैरिटी बात करते हैं हम स्टेप्स की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो मोलिकुलैरिटी है पूरी रिएक्शन की नहीं बताएंगे, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं, गलत बात है। मोलिकुलैरिटी ऑफ आरडीएस दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, ये है। इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, इसकी मोलिकुलैरिटी तो 1 है, इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, इसकी मोलिकुलैरिटी तो 1 है। ओके, तो इसकी जो मोलिकुलैरिटी निकल कर आई है वो क्या आई है, 1 निकल कर आई है। इसकी जो मोलिकुलैरिटी है वो कितनी है, 1 है। दैट मीन्स ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये क्या है, ये हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी मोलिकुलैरिटी कितने 1। अब देखने से कितने लग रहे थे, 2 लग रही थी। ओके, तो वही है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम पूरी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी का भी बात ही नहीं करते, है कि मीनिंगलेस बात है ये, भाई पूरी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी बताओ, नहीं मीनिंगलेस बात है, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। मोलिकुलैरिटी की बात करते हैं कि बताओ आरडीएस स्टेप की, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप की मोलिकुलैरिटी क्या है, या फिर स्लोएस्ट स्टेप की जो मोलिकुलैरिटी वो क्या है, उसकी हम बात करते हैं। पूरी कंप्लीट रिएक्शन की कभी हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, स्टेप्स में बात करते हैं। मोलिकुलैरिटी सिंगल एक रिएक्शन में सिंगल स्टेप्स की बात करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या था, एक स्टेप की एक ही रिएक्शन है, तो वहां पे तो पूरी रिएक्शन की बात करो या फिर स्टेप्स की बात करो, बात क्या है, सेम है। बट यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, 2 स्टेप में हो गया। इसकी मोलिकुलैरिटी भी 1 है, इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, यहाँ पे 1 यहाँ से आएगी, 1 यहाँ से आएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से। बट हमारा स्टेप तो क्या है, स्लो स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम स्लो स्टेप्स के क्या निकालते हैं, मोलिकुलैरिटी निकालते हैं। ओके, समझ आया यहाँ पे ये। तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is equal to sum of stoichiometric coefficient, sum of stoichiometric coefficient in rate determining step, that is slowest step। उसी को क्या बोलेंगे, मोलिकुलैरिटी बोलेंगे। कहां पर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पूरी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कभी नहीं बताएंगे, कि मीनिंगलेस बात है, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। किसकी बताते हैं हम, स्टेप्स की बताते हैं। मोलिकुलैरिटी हमेशा बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं। ओके, और स्टेप में भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मोलिकुलैरिटी बताएंगे वो स्लोएस्ट स्टेप की बताएंगे। वही क्या होगा, वही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। उसी से हमने क्या किया, रेट डिटरमाइन किया है। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको और कराऊं, NO2 प्लस F2 F NO2 F रिएक्शन करो बैलेंस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अब देखने से तो हमें क्या लग रहा है, देखने से तो हमें लग रहा है कि इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, इसकी मोलिकुलैरिटी 3 है। बट हमें पता है कि जैसे हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया और इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो वहां पे देखा कि यहाँ पे कि जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी है हमारी, 2 स्टेप रिएक्शन है। ओके, तो फिर इसकी मोलिकुलैरिटी हम बात ही नहीं करेंगे पूरी रिएक्शन की। तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म में सबसे पहले जो NO2 प्लस F2 गिव, सबसे पहले क्या बनाएगा ये NO2F, और यहां से क्या बचेगा, यहां से एक F बच जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 2 NO2 थे, 2 में से एक यूज हो गया और एक बचा F, और क्या बना देगा, NO2F बना देगा। क्या बना देगा, NO2F बनाएगा। ओके, अब देखो ये क्या है, ये हमारा स्टेप 1 है, और ये क्या है, ये हमारा स्टेप 2 है। ये हमारा स्टेप 1 और ये क्या है, हमारा स्टेप 2 है। अब हमें पता है कि ये स्टेप कैसा है, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, और ये स्टेप कैसा है, ये स्टेप हमारा फास्ट है। ये हमारा स्लो है और ये क्या है, फास्ट है। अब अगर हम बात करें इसकी मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी क्या होगी, मोलिकुलैरिटी 2 होगी। मोलिकुलैरिटी क्या होगी, मोलिकुलैरिटी इसकी 2 होगी। दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलर। देखो मोलिकुलैरिटी हमने पूरी रिएक्शन की नहीं बात करी, यहाँ पे भी हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, वो ये है। यही क्या है हमारा, आरडीएस है, इसी की हमने बात की है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप की हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। ओके, बताऊंगा मैं आपको अभी। सो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी, मे और मे नोट भी इक्वल, मे और मे नोट का केस आएगा। मे और मे नोट भी इक्वल, कि ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते। ओके, अब देखो मैंने आपको पहले बात बताई कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो मोलिकुलैरिटी की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक तो बनेगा आरडीएस स्टेप, रीडिटरमिनिंग स्टेप, और एक बनेगा कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। एक तो हमारा आरडीएस है, रीडिटरमिनिंग स्टेप, और एक क्या है, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। देखो जो भी हम ऑर्डर की बात करते हैं वहां हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, वो स्टेप का नहीं है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, उसको तो हमने क्या किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। तो ऑर्डर तो निकालते हैं हम पूरी रिएक्शन का, ऑर्डर क्या निकालते हैं, पूरी रिएक्शन का हम ऑर्डर निकालते हैं। बट मोलिकुलैरिटी, मैंने आपको बताया कि मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स की कंप्लीट रिएक्शन की हम फाइंड आउट नहीं करते, वो एक मीनिंगलेस बात है। ओके, तो अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे तब ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे तो फिर ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, कंप्लीट रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी तो हम बात ही नहीं करते, मोलिकुलैरिटी की मीनिंगलेस बात है ये। और यहां पे जो ऑर्डर है और मोलिकुलैरिटी दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखो मोलिकुलैरिटी तो पूरी रिएक्शन की हम फाइंड आउट ही नहीं करेंगे, ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वल होंगे ही नहीं वो तो। मोलिकुलैरिटी बात करेंगे सिंगल स्टेप की, और ऑर्डर बात करें कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, अब आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जैसे यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, जैसे यहाँ पे क्या था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। अब इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप की मोलिकुलैरिटी कितनी है, 1 और 1 2। आरडीएस स्टेप की मोलिकुलैरिटी कितनी है, 1 और 1 2 है। अगर हम पूछो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर का मतलब है कि ये एक रिएक्शन होगी सिंपल, ये इसको हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल स्टेप हो गया ना, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बात करेंगे। तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर 2, और मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी भी 2 है। ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2 है, और मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी भी कितनी है, 2 है। तो इस केस में ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? जैसे हमारा ये वाला स्टेप स्लो था, इसका 1 है स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन, तो यूनिमोलिकुलर हुई। तो और इसका जो ऑर्डर है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ मेरे को, इस रिएक्शन का ऑर्डर पे क्या बताओगे आप, 1 बताओगे। क्यों? क्योंकि इसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह क्या करोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ट्रीट करोगे। इसको क्या करोगे, इसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह आप ट्रीट करोगे। तो इस केस में जो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी है, ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और वैसे सही बताऊं तो जो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी है वो, जैसे मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बात की है, वहां पे मैंने इक्वल लिखा, यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया, ये भी 100% इक्वल नहीं होंगे। देखो ये भी 100% इक्वल नहीं होंगे, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड चीज है, और मोलिकुलैरिटी क्या है, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक बात लिखवाई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है विद चेंज इन कंडीशन। अगर हम टेम्परेचर की कंडीशन चेंज कर दें, प्रेशर की कंडीशन चेंज कर दें, या कोई और कंडीशन को हम चेंज करें, मैकेनिज्म को चेंज करें, तो उससे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज आएगा। तो उस केस में मोलिकुलैरिटी जो मैं इक्वल लिखी भी है ना यहाँ पे, वो भी इक्वल नहीं हो सकती, वो भी इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे जो मैं लिख दिया ठीक है, इक्वल होती है हर केस में, मतलब 100% सही हो बात, ऐसा यहाँ पर भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जैसे हम कंडीशन को चेंज करेंगे ऑर्डर चेंज, मोलिकुलैरिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर तो कैसा है, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो ये था मोलिकुलैरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, उतारो इसको, फटाफट कंप्लीट करो इसको, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि मोलिकुलैरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, और नेक्स्ट दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मोलिकुलैरिटी है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर देखेंगे कि जो मोलिकुलैरिटी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोलिकुलैरिटी। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें पता है कि जो मोलिकुलैरिटी है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मोलिकुलैरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये है जो एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट नहीं है ये। ओके, सो मोलिकुलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड देखो हमें पता है कि जो मोलिकुलैरिटी, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है वो। ओके, बट जो हमारी मोलिकुलैरिटी ना ही वो जीरो हो सकती, ऐसे थोड़ा बोलेंगे क्योंकि जीरो मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, या फिर नेगेटिव मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, या फिर फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए ना। मोलिकुलैरिटी ना ही जीरो हो सकती, ना ही वो नेगेटिव हो सकती, ना ही उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती, और ना ही वो हमारा इनफाइनाइट हो सकती, ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती। कि जो मोलिकुलैरिटी है वो क्या होगी, वो एक नेचुरल नंबर होगी। ओके, सो मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी नंबर। कि जो मोलिकुलैरिटी है ना ही वो जीरो हो सकती, ना ही वो नेगेटिव में हो सकती, ना ही उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही इनफाइनाइट, और ना ही वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते। इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये नेचुरल नंबर नहीं, सर ये होल नंबर होगा। देखो बुक्स के अंदर कई बार होल नंबर ही लिखा होता है बुक्स में, बट हमें पता है कि जो होल नंबर है, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर भी नहीं होगी मोलिकुलैरिटी। होल नंबर लिखना भी गलत है, क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड होता है, बट हमने पहले ही बोल दिया कि जीरो तो होगी नहीं, तो बुक्स के अंदर जो होल नंबर लिखा हुआ है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर होल नंबर भी होगी मोलिकुलैरिटी, तो वो गलत है, नेचुरल नंबर होगी हमारी मोलिकुलैरिटी। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। ये तो हमने कर लिया कि जो हमारी मोलिकुलैरिटी है वो ना ही जीरो हो सकती है, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इनफाइनाइट या फिर इमेजिनरी नंबर वो नहीं हो सकती है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो मोलिकुलैरिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था कि जो मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि जो तीन मोलिक्यूल्स है, तीन मोलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल कोलिजन शो कर रहे हैं, तो तीनों का आपस में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। पर जैसे चार मोलिक्यूल्स आए, चार एटम्स आए, तो क्या करा, उन्होंने म्यूचुअल कोलिजन शो नहीं करा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मोलिकुलैरिटी है वो ना ही 4 हो सकती है और ना ही 4 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब जो मोलिकुलैरिटी है वो हमेशा क्या होगी, 3 और लेस देन 3 होगी। ओके, सो मोलिकुलैरिटी greater than 3 is not observed जो उसकी वैल्यू वो ग्रेटर देन 3 नहीं होगी, वो क्या होगी, 3 होगी, और 3 से कम होगी, 4 भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे मोलिक्यूल्स 4 आएंगे, 4 मोलिक्यूल्स आपस में म्यूचुअली कोलाइड नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि वो आपस में म्यूचुअली कोलाइड नहीं करेंगे। म्यूचुअली कोलाइड करने का मतलब है कि जैसे ये मोलिक्यूल है हमारा, इस मोलिक्यूल ने इसके साथ भी कोलिजन शो किया, इसके साथ भी कोलिजन शो किया, पर इस मोलिक्यूल ने इसके साथ कोलिजन शो नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ ये मोलिकुलैरिटी के अंदर पार्ट नहीं लेगा, इसको मोलिकुलैरिटी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। मोलिकुलैरिटी के अंदर क्या है कि आपस में सारे एक दूसरे से कोलिजन करें, आपस में क्या करें, एक दूसरे से कोलिजन करें, म्यूचुअल कोलिजन होना चाहिए। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल not possible to collide greater than 3 molecules with one another। कि आपस में कोलाइड करें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है मोलिकुलैरिटी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है हमारा सेकंड पॉइंट कि जो मोलिकुलैरिटी ना ही वो जीरो हो सकती है, ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई जीरो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके, या नेगेटिव में मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे, या फिर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल क्या आपस में कोलाइड की है। ओके,
तो जो मोलिकुलैरिटी है वही हमारी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इनफाइनाइट और इमेजिनरी नंबर भी वो नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी। यहां पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहां पे बात करेंगे मोलिकुलैरिटी की। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो अल्फा और बीटा हमने देखे थे उनका सम कर दो, वही क्या होता है? वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सो इट इज इक्वल टू sum of power of reactants in rate law expression अगर हम पावर जो रिएक्टेंट्स की जो पावर उनका अगर हम सम कर दे तो वही क्या होगा? हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मोलिकुलैरिटी मैंने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ atoms, ions, molecules that collide with one another and form product, कि जो एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस उनके बीच में ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग है और मोलिकुलैरिटी क्या है? अलग है। उसकी डेफिनेशन अलग है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अलग है। वो एक अलग बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सेकंड हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और मोलिकुलैरिटी क्या करते हैं? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये तो। ओके, सो इट इज एक्सपेरिमेंटली और ये क्या? इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये क्या? ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, बट जो मोलिकुलैरिटी है वो क्या होगा? वो हमेशा एक हमारा नेचुरल नंबर होगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड इवन इन फ्रैक्शन, कि जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये किस में हो सकता है? फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नेगेटिव भी लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इवन इन फ्रैक्शन। बट हमें पता है कि मोलिकुलैरिटी ये क्या होगा? हमेशा हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये क्या होगा? ये हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो ये तो हमारा थर्ड पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर हम कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर की हम क्या बात करते हैं? कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। वो एक अलग बात है कि एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो वहां पे कंप्लीट रिएक्शन का बोले या फिर हम स्टेप का बोले तो वहां पे बात क्या है? सेम है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है? हम पूरी कंप्लीट रिएक्शन का क्या करते हैं? ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। बट मोलिकुलैरिटी हम पूरी रिएक्शन की बात ही नहीं करते। एलिमेंट्री के अंदर चलो एक ही स्टेप है तो एक ही बात ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम मोलिकुलैरिटी उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करेंगे? जो उसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसी की हम मोलिकुलैरिटी बात करेंगे। कंप्लीट रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी की बात हम नहीं करेंगे। वो मैंने आपको बताया, वो एक मीनिंगलेस बात है, वो बात सच नहीं है, वो मतलब क्वेश्चन ही गलत है वो। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? we find order for complete reaction
बट इसके अंदर क्या आएगा, मॉलिक्यूलैरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, we find molecularity for RDS, that is स्लोवेस्ट स्टेप, कि जो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं हम स्लोवेस्ट स्टेप की निकालते हैं। वहां पे हम ये नहीं बोलते कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी, वो बात गलत है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में, और ये मॉलिक्यूलैरिटी कुछ फैक्ट्स हैं। मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर इतना ही था, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं बचता आपका। क्वेश्चन इसके अंदर थ्योरेटिकल कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसके अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी तक सारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे ऑर्डर के बाद, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। मतलब जैसे जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के बारे में 3 से 4 लेक्चर जीरो ऑर्डर के बारे में आएंगे। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर 3 से 4 लेक्चर हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में करेंगे, मतलब उसका कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कैसे उसके ग्राफ्स बनेंगे, इतने सारे ग्राफ करेंगे, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, उसका क्वार्टर लाइफ क्या होता है, उसके क्वेश्चंस हम सारा को डिस्कस करेंगे। ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके जो फॉर्मूलाज हैं कैसे ड्राइव करेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, उसके ग्राफ्स, उसके सारा हाफ लाइफ वगैरह सारा कुछ हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, और इवन इसके साथ हम रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट भी इंक्लूड करेंगे। ज्यादातर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या फिर ज्यादा सेकंड ऑर्डर तक की ही हम बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर मतलब उससे हम ज्यादा हायर ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते। मेन तो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो वही हमारे मेन, हर एक ऑर्डर 3 से 4 लेक्चर लेगा, और जैसे हमने वो ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, सो ये था मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में।